गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट जोधपुर। बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो विलियन चैप्टर अपन पढ़ रहे थे उसका सेकेंड लेक्चर बात करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कि वेपर प्रेशर पर वाष्प दाब पर किस किस का इफेक्ट होता है या कौन कौन से फैक्टर वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। तो उसी क्रम में अपन बात करें, जो लास्ट फैक्टर है सिक्स्थ, ताप, टेम्परेचर। तो अगर बात करें वाष्प दाब पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर ताप बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्पन ज़्यादा होगा। वाष्पन ज़्यादा होने पर वाष्प की मात्रा बढ़ेगी और वाष्प की मात्रा बढ़ने पर वाष्प दाब भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका प्रभाव वेपर प्रेशर पर ताप का प्रभाव एक स्पेशल नियम है या यूं कह दें समीकरण है, क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण से बताया जाता है। क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण से बताते हैं। तो बात करें क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण क्या है, तो क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण है P इज इक्वल टू P0 e की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT, जहाँ P का मतलब है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, P0 का मतलब है प्रारंभिक वाष्प दाब, डेल्टा H वाष्पन की ऊष्मा और R गैस नियतांक और T ताप केल्विन में। इसी को अगर दो अलग अलग ताप के लिए सोल्व करें, क्योंकि डायरेक्टली अपने ये काम में नहीं आएगा, अगर इसको अगर दो अलग अलग ताप के लिए सोल्व करें, P को मैं कह दूँ P1, ये P0, डेल्टा H और R T1, और दूसरे समीकरण में P को मैं कह दूँ P2, P0, डेल्टा H और R T2। तो इन दोनों को सोल्व करने पर ये समीकरण बनता है log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H, बेटर मैं कह दूँ डेल्टा H V वेपोराइजेशन के लिए, अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो समीकरण बना log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। इसी इक्वेशन पर अपने पास क्वेश्चंस आएंगे जनरली, जो अपने को सॉल्व करने, जहाँ P2 का मतलब है, जहाँ P2 का मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, P1 का मतलब हुआ वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, जिसमें T2 और T1 भी केल्विन स्केल में ही लेने हैं। डेल्टा HV का मतलब हुआ वाष्पन की ऊष्मा कह दें, या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कह दें, या वाष्पन की एंथैल्पी भी कह सकते हैं। R का मतलब हुआ गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, जिसका मान यहाँ पर डेल्टा HV के टर्म्स में, मतलब ऊर्जा के पदों में आएगा। तो या तो इसे लिखेंगे 2 कैलोरी, अगर कैलोरी में लिखे तो 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन, या फिर लिखें 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। क्लियर?
तो R की वैल्यू यहाँ पर या तो लिखा जाएगा 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन या लिखा जाएगा 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। तो इस समीकरण से वाष्प ताप पर ताप का प्रभाव बताया जाएगा। इस समीकरण को क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण कहते हैं। क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण से एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे मैं कह दूं, एक क्वेश्चन लिखूं कि यदि किसी द्रव का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है, तो द्रव का वाष्प ताप तिगुना हो जाता है। तो द्रव के वाष्पन की ऊष्मा किलो कैलोरी में ज्ञात करो। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण यूज करेंगे। log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। लॉग इक्वेशन में वैल्यू पुट करें। log P2 अपॉन P1 ये कह रहा है कि द्रव का वाष्प ताप तिगुना हो जाता है। अगर वाष्प ताप तिगुना हो जाता है मतलब पहले अगर 1 माने तो बाद में 3 हो गया तिगुना, तो इसलिए ये हो जाएगा P2 3 और P1 हो जाएगा 1, ये तिगुना हो गया। इज इक्वल टू डेल्टा HV वैल्यू सोल्व करनी है अपॉन 2.303 इंटू R। ध्यान से देखें, अगर R का मान मैं 2 लिखता हूँ तो वो 2 कब लिखूँगा, जब इसका मान किस में आ जाए, कैलोरी में। R का मान 2 लिखने पर डेल्टा HV का मान किस में आएगा, कैलोरी में। तो इसे मैं इसे मुझे लाना है किलो कैलोरी में, तो ये R का मान भी किलो कैलोरी वाला, जो कि हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3। तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 अगर ये वैल्यू लिखूँगा तो डेल्टा HV का मान किलो कैलोरी में होगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँगा तो डेल्टा HV का मान कैलोरी में होगा। अगर मैं यहाँ 8.31 लिखूँगा तो डेल्टा HV का मान जूल में होगा। और अगर मैं यहाँ 8.31 गुणा 10 की पावर माइनस 3 लिखूँगा तो इसका मान किलो जूल में होगा। T2 ताप, ध्यान दें ये T1 है और ये T2 है, जिसको तुम्हें केल्विन स्केल में रखना है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन 273 ऐड कर दें तो हो गया 300 केल्विन। 127 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ऐड कर दें हो जाएगा 400 केल्विन। तो 400 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 400। तो सॉल्व कर लें इसको, जिसमें डेल्टा HV का मान किस में आ जाएगा, किलो कैलोरी में। क्लियर। तो तुमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प ताप का मान बढ़ता है, लेकिन ये वृद्धि लीनियर नहीं है, ये वृद्धि रेखीय नहीं होकर ये एक्सपोनेंशियल चरघातांकी वृद्धि है। तो अगर, क्योंकि इक्वेशन बनता है P इज इक्वल टू P नॉट e की पावर माइनस डेल्टा HV अपॉन RT, तो इसीलिए अगर मैं प्रेशर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बनाऊं, ये वाष्प ताप हो गया और यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प ताप में वृद्धि होती जाएगी, लेकिन ये वृद्धि कैसी होगी, चरघातांक की वृद्धि, जिसको इस ग्राफ से अपन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट बात करते हैं छोटा सा, किसी द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो अगर मैं एक द्रव की बात करूं, एक कंटेनर में, पात्र में एक द्रव रखूं, इस द्रव को अगर बॉयल करना है, उबलना है, तो इसे हीट करना पड़ेगा। ध्यान दें, शुरुआत में अगर हीट करोगे या जब हीट नहीं कर रहे हो तब इसमें वाष्पन हो रहा है, लेकिन जो वाष्पन के कारण से जो वाष्प दाब है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर की तुलना में काफ़ी कम है। जैसे जैसे इसे हीट करेंगे
वाष्पन ज़्यादा होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। ध्यान दें, हीट करने पर वाष्प दाब बढ़ेगा। ये वाष्प दाब बढ़ता बढ़ता जब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तब उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। ध्यान रखें, क्वथनांक पर क्या होगा, इस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और जहां ये बराबर होगा उसी टेम्परेचर को क्वथनांक कहा जाता है। क्लियर? तो देखें, तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब या बाहरी दाब के बराबर हो जाए, क्वथनांक कहलाता है। तो बाहरी दाब बोला मतलब इसके बाहर, इस कंटेनर के बाहर जितना भी दाब है वो बाहरी दाब हो सकता है या वो एटमॉस्फेयर दाब हो सकता है। एटमॉस्फेयर दाब तब होगा जब इसे एटमॉस्फेयर में रखा हो। अगर इसे किसी एक्सटर्नल प्रेशर में रखा हो तो वो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का काम करेगा या वैसा ही रोल प्ले करेगा। तो तुम कह सकते हो कि द्रव के क्वथनांक बिंदु पर, बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव का वाष्प दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। सिंपल वर्डों में अगर बात कहें तो द्रव के बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के। जैसे अगर क्वेश्चन कहा जाए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वाष्प दाब कितना होगा, अगर ये पूछ लिया जाए तो ध्यान दें, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसीलिए पानी का वाष्प दाब कितना आ जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर होता है। 1 एटमॉस्फेयर कह दें या इसे कह दें 760 mmHg, मिलीमीटर Hg, या इसे कह दें 76 सेंटीमीटर Hg, या टोर में लिखना चाहें तो mmHg और टोर बराबर ही होता है, इसलिए इसे लिख सकते हैं 760 टोर। तो इसीलिए कई जगह पर तुम्हें ये वर्डिंग मिलेगी, तुम्हें लिखा मिलेगा क्वेश्चन में कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का, ऐसा लिखते ही मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि इसका मतलब है कि पानी का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर या 760 mmHg है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में स्पेशली तुम्हें ध्यान रखना है। क्या कंटेनर के बाहर जो बाहरी दाब अपन कह रहे हैं, क्या वो चेंज होने पर इस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा? तो याद रखें, पहली बात तो कि द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बाहरी दाब से चेंज होता है। कैसे? देखें अभी, जैसे मैंने कहा ऊंचाई पे जाएं, अगर बात करें ऊंचाई पर जाने से, अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो तुम्हें पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दाब कम होता जाता है, हवा की मात्रा कम होती जाती है। तो इसलिए ऊंचाई पर जाने से हवा का दाब कम होता है, या यूं कह दें कि एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है। अगर बाहरी दाब कम हुआ तो इस द्रव के वाष्प दाब को बाहरी दाब के बराबर होने के लिए कम ताप की आवश्यकता होगी। तो अगर बाहरी दाब कम हो गया तो द्रव के
वाष्प को बाहरी दाब द्रव के वाष्प दाब को बाहरी दाब के बराबर करने हेतु कम ताप की आवश्यकता होगी। जैसे जो कम ताप है वही तो क्या है, वही तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम होगी तो जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था अब वो 100 से कम टेम्परेचर पर उबलेगा। मतलब जैसे मैं कह दूँ वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, तो अगर इसमें तुमने पकाने के लिए कुछ भी रखा तो अब उसे, जैसे आलू रखे तो उस आलू को अब लगातार 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल रहा है, जबकि अगर पहले उसे लगातार 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा था, इसलिए उसका उबलना क्या हो जाएगा, या उबलने में टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, या यूँ कह दें खाना पकने में टाइम बढ़ेगा, कुकिंग की जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने पर खाना पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और खाना पकने में टाइम, समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। यही रीज़न है कि पहाड़ों पर खाना धीरे पकता है। ध्यान दें, पहाड़ों पर खाना धीरे पकता है। नेक्स्ट, अगर बात करूँ मैं गहराई पर जाने पर, ऊंचाई की अपन ने बात की, अगर कह दें गहराई पर जाने पर, गहराई पर जाने पर हवा का दाब बढ़ता है। हवा का दाब बढ़ने पर एक्सटर्नल प्रेशर का मान भी बढ़ेगा, जिससे अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर ये ज़्यादा हुआ तो इस दाब के बराबर इसके वेपर प्रेशर को लाने के लिए तुम्हें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो द्रव के वाष्प दाब को बाहरी दाब के बराबर करने हेतु अधिक ताप की आवश्यकता होगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, जैसे पानी 100 डिग्री की बजाय अब 150 पे उबल रहे, तो जो उसमें पड़ा हुआ आलू है उसे लगातार 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल रहा है, इसलिए वो जल्दी उबलेगा, जल्दी पकेगा, तो खाना पकने की प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी, इसलिए टाइम क्या होगा, कम लगेगा, खाना जल्दी पक जाएगा। क्लियर? इसका मतलब याद रखें कि जो किसी भी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बाहरी दाब से भी चेंज होता है। नेक्स्ट विलियन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम ध्यान से सुने। अगर एक कंटेनर में, एक पात्र में एक शुद्ध विलायक ले लिया जाए, अगर कंटेनर में इसमें क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक, जैसे मैं कह दूं शुद्ध पानी भरा हुआ है, मैं यहाँ पर कोई भी द्रव भर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा शुद्ध विलायक। तो इस विलायक का कुछ न कुछ वाष्प दाब होगा। वाष्प दाब के लिए ताप की आवश्यकता नहीं है, पहले बताया हुआ है कि केवल 0 केल्विन ऐसा ताप है जिस पर वाष्प दाब द्रव का 0 होता है। क्लियर? इसके अलावा प्रत्येक ताप पर वाष्प दाब होता है या वाष्पन होता रहता है। तो शुद्ध विलायक है, माना इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, P0 है। क्लियर? अब अगर इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए, अवाष्पशील विलेय अगर घोला जाए, अवाष्पशील विलेय का मतलब जैसे मैं कह दूं ग्लूकोज, ऐसा विलेय जो जिसकी वाष्प ना बनती हो, जैसे मैं कह दूं सुक्रोज, जैसे मैं कह दूं यूरिया, जैसे मैं कह दूं NaCl नमक, ये सब क्या हैं, अवाष्पशील विलेय हैं। तो अगर शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होगा, अवाष्पशील विलेय पूरे विलायक में घुल जाएगा
और ये अवाष्पशील विलेय विलायक के अंदर भी जाएगा और कुछ विलायक सतह पर भी रहेगा। मान लो मैं कह दूं ये सतह पर उपस्थित विलायक है, क्या होगा इसके कारण से, वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान दें कि अवाष्पशील विलेय सतह पर भी स्थान घेरता है या सतह पर भी आ जाता है। सतह पर स्थान घेरने से जो द्रव का विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा। या यूं कह दो, जैसे मैं कह दूं कि पानी की सतह पर अगर अपन ने कोई लीफ रख दी, पत्ता रख दिया, तो उस पत्ते के नीचे स्थित पानी का वाष्पन नहीं होगा। जैसे ऐसे ही सेम जिस जगह पर विलेय बैठा हुआ है, जिस जगह पर विलेय बैठा हुआ है उस जगह से उस विलेय के नीचे वाले पानी का, नीचे वाले विलायक का वाष्पन नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए मैंने क्या लिखा कि अवाष्पशील विलेय सतह पर भी स्थान घेरता है, जिसके कारण वाष्पन के लिए उपलब्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाष्पन के लिए उपलब्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया तो वाष्पन कम हो जाएगा, और अगर वाष्पन कम हुआ तो वाष्प दाब का मान कम हो जाएगा। तो ध्यान दें एक वर्डिंग यहाँ से कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है या द्रव के वाष्प दाब में कमी प्रेक्षित होती है। क्लियर? बात समझ में आई? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो द्रव के वाष्प दाब में एक कमी प्रेक्षित होती है। यह कमी किसके प्रोपोर्शनल होगी? यही बात क्या कहलाती है? राउल्ट का नियम। तो पढ़ा अभी अपन ने कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो द्रव के वाष्प दाब में कमी प्रेक्षित होती है। जैसे मैं कह दूं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माना P0 है, जबकि विलयन का, विलेय मिलाने के बाद विलयन का वाष्प दाब PS है। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? तुमने लिखा कि द्रव के वाष्प दाब में कमी प्रेक्षित होती है, मतलब PS क्या होगा? कम होगा। तो P0 और PS में रिलेशन क्या होगा कि P0 इज मोर देन PS। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान दें, जो विलयन दो घटकों से बना होता है, विलेय और विलायक। विलेय तो क्या है? ये तो अवाष्पशील है, विलेय तो अवाष्पशील है, केवल विलायक ही वाष्पशील है। इसलिए चाहे इसे विलयन का वेपर प्रेशर कहें या विलयन में विलायक का वेपर प्रेशर कहें, एक ही बात है, क्योंकि विलेय तो अवाष्पशील है। इसलिए विलयन का वेपर प्रेशर को अपन क्या कह सकते हैं कि विलयन में
विलायक का वेपर प्रेशर। ध्यान दें, ये काफी कंफ्यूज करेगा तो मैं आगे। शुद्ध विलायक का बोला जाए तो पी नॉट, और विलियन में विलायक का कहा जाए तो पीएस, या इसी को ही विलियन का वेपर प्रेशर भी कहा जा सकता है। क्लियर? बात करें आगे। अपने अभी देखा कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलियन का वाष्प दाब कहें या विलियन में विलायक का वाष्प दाब कहें, एक ही बात है। तो विलियन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इसके आधार पर राउल्ट ने बताया कि विलियन का वाष्प दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलायक की मोल भिन्न। क्या कहा मैंने? कि विलियन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसी नियम को, इसी कथन को राउल्ट का नियम कहते हैं। इसी कथन को राउल्ट का नियम कहा जाता है। तो राउल्ट ने क्या बोला कि विलियन का वाष्प दाब, इसी को हिंदी में लिख दें प्रोपोर्शनल हटा के, कि विलियन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये कथन राउल्ट का नियम कहलाता है। मैथमेटिकली बात करें तो विलियन का वाष्प दाब पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलायक की मोल भिन्न को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो विलायक एक्स, विलायक पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स विलायक। अगर इसे इक्वल करें तो पीएस इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा पी नॉट इंटू एक्स विलायक। तो पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स विलायक। ये बना अपना समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट बात करें, अगर इसमें तो कहा गया कि विलियन का वाष्प दाब कितना होगा, तो जब भी अगर क्वेश्चन में विलियन का वाष्प दाब पूछा जाए तो विलियन के वाष्प दाब के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स विलायक। एक्स विलायक का मतलब हुआ, जहाँ एक्स विलायक कहते हैं या विलायक की मोल भिन्न का मतलब हुआ विलायक के मोल, एन लिखते हैं मोल को, तो विलायक के मोल अपॉन कुल मोल। कुल मतलब विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ये विलायक की मोल भिन्न। मोल का मतलब होता है एन इज इक्वल टू होता है भार बटा अणुभार। मोल का मतलब होता है भार बटा अणुभार। इसीलिए इसे यूं भी लिख सकते हो कि एन विलायक मतलब विलायक के मोल कैसे बनेगा? विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। तो मैं कह दूं डब्लू विलायक अपॉन एम मोलिकुलर वेट अणुभार विलायक का अपॉन डब्लू विलेय का भार अपॉन मोलिकुलर वेट विलेय का प्लस डब्लू वेट विलायक का अपॉन मोलिकुलर वेट विलायक का। क्लियर? इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो याद रखें, जब भी तुम्हें विलियन के वाष्प दाब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन में लिखा जाए कि विलियन का वाष्प दाब ज्ञात करो, तो तुम्हें समीकरण क्या यूज करना है? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स विलायक, जिसमें ये विलायक का मोल भिन्न है और पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। जो अपन ने शुरुआत में बात की, पी नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। नेक्स्ट टॉपिक बात करें वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब होता है कमी, या इंग्लिश में बोलें डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनना, वाष्प दाब अवनमन, तुमने शुरुआत में बोला कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट, और अगर उसमें विलेय डाल दिया जाए तो वाष्प दाब में थोड़ी सी कमी।
वो कमी कितनी है, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, वाष्पदाब अवनमन। तो वाष्पदाब अवनमन का मतलब बना कि पी नोट शुरुआत में था, बाद में हो गया पी एस। तो पी नोट माइनस पी एस, यही तो क्या है, जितनी कमी हुई वो। तो वाष्पदाब में अवनमन वास्तव में क्या अपने को सोल्व करना है, पी नोट माइनस पी एस। तुम जानते हो कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स विलायक, ये तुमने समीकरण नंबर 1 पढ़ी है। इस समीकरण को दोनों तरफ पी नोट से घटा दें, पी नोट से घटाने पर तो ये बन जाएगा पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी नोट एक्स विलायक। इस पी नोट को अगर हटाना भी चाहें तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्लियर, क्योंकि ये डायरेक्टली हट जाएगी। तो समीकरण वही है, बस दोनों तरफ मैं सोल्व करने के लिए इसको P0 से घटा रहा हूँ ताकि मेरे पास P0 माइनस पी एस मतलब वाष्पदाब में अवनमन की वैल्यू आ जाए। तो P नोट माइनस पी एस, जिसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा P इज इक्वल टू, इसमें से P नोट कॉमन ले लूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स विलायक। अब तुमने पढ़ा होगा कि विलेय का मोल भिन्न प्लस विलायक का मोल भिन्न, दोनों का योग सदैव 1 के बराबर होता है। इसीलिए x विलेय का मोल भिन्न की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स विलायक। इसी को यूज करें, इसी बात को यूज करें अगर इधर, तो 1 माइनस एक्स विलायक का मतलब हुआ विलेय का मोल भिन्न। इसीलिए पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स विलेय। ये वैल्यू बनी विलेन के वाष्पदाब में कमी सोल्व करना या फिर वाष्पदाब अवनमन की वैल्यू सोल्व करने के लिए, जिसे मैं कह दूं ये समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट बात करें आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग कह दें या डिप्रेशन कह दें, एक ही बात है, एनसीईआरटी में से लोअरिंग कहा हुआ है। आरएलवी सोल्व करने के लिए बात करें, तुमने अभी देखा समीकरण नंबर 2, जिसमें तुमने देखा कि डेल्टा P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स विलेय। तो डेल्टा P अपॉन पी नॉट, यही तो क्या है, यही तो आरएलवी है। आरएलवी का मतलब क्या है, डेल्टा P अपॉन पी नॉट। तो जो कि बना पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स विलेय। तो आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये बना अपना समीकरण नंबर 3। तो अपने पास टोटल 3 समीकरण बने। वापस से मैं बात कर लूँ, पहला समीकरण बना विलेन का वाष्पदाब पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स विलायक। दूसरा समीकरण बना पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स विलेय। और तीसरा समीकरण बना आर एल वी का, कि आर एल वी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स विलेय। तो ये टोटल 3 समीकरण बने, जिनको अगर तुम्हें वर्डिंग में कहना हो तो तुम कह सकते हो कि किसी विलेन का वाष्पदाब, पी एस का मतलब विलेन का वाष्पदाब, विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। सेकंड, इसको यह भी कह सकते हैं कि वाष्पदाब में कमी या वाष्पदाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसे कह सकते हैं कि वाष्पदाब में आपेक्षिक कमी या आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो इस तरह से भी स्टेटमेंट बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए 373 केल्विन पर
373 केल्विन पर जलीय ग्लूकोज विलयन का वाष्प दाब क्या होगा यदि ग्लूकोज का मोल भिन्न 0.2 है। तो सुनना, तो ग्लूकोज जलीय ग्लूकोज विलयन का वाष्प दाब पूछा हुआ है, मतलब पीएस पूछा है। तो पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ई की पी नॉट एक्स विलायक। तो जलीय ग्लूकोज विलयन का वाष्प दाब पूछा हुआ है, इसलिए पीएस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स विलायक। पी नॉट की वैल्यू क्या है, ध्यान दें, 373 कहा है और जलीय ग्लूकोज विलयन मतलब विलायक क्या है उसमें, जल, शुद्ध जल। तो 373 केल्विन जो कि पानी का क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक पर वेपर प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर। तो इसलिए ये तो बना 1 जो कि एटमॉस्फेयर में इंटू एक्स विलायक, विलायक का मोल भिन्न, विलेय का मोल भिन्न है 0.2, तो विलायक का मोल भिन्न कितना होगा 0.8, क्योंकि दोनों का सम सदैव और सदैव 1 के बराबर होना चाहिए, इसलिए 0.8। तो ये आंसर आ गया 0.8 एटमॉस्फेयर। या इसे अगर mmHg में लिखना चाहिए तो 1 एटमॉस्फेयर का मतलब 760 mmHg, इसलिए 0.8 इंटू 760 mmHg। क्लियर। वेपर प्रेशर और विलायक की मोल भिन्न में अगर ग्राफ बनाया जाए, अगर वाष्प दाब और विलायक की मोल भिन्न में ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ कैसा होगा। तो अगर मैं कह दूं यहाँ पर वेपर प्रेशर है और यहाँ पर विलायक की मोल भिन्न, इसका मतलब इस जगह पर विलायक की मोल भिन्न की वैल्यू 0 मिनिमम और इस जगह पर विलायक की मोल भिन्न की वैल्यू 1। तुमने अभी कहा वेपर प्रेशर Ps इज इक्वल टू पी नॉट एक्स विलायक, तो जब x विलायक का मान ये मान 0 होगा तब Ps का मान भी 0 होगा, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। और जब x विलायक का मतलब 1 होगा मैक्सिमम, तो Ps का मान किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट के बराबर हो जाएगा। इसलिए ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा जिसमें ये वैल्यू कितनी पी नॉट और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कौन सी, Ps। नेक्स्ट पॉइंट बात करें राउट नियम की कमियाँ। तो टोटल 3 कमियाँ हैं इसकी। पहली कमी है कि यह है केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन कह दूं या तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है, तनु विलयनों के लिए लागू, सांद्र विलयनों के लिए लागू नहीं होता। तो याद रखें यह केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरी बात यह है विलेय के संगुणन या वियोजन की स्थिति में लागू नहीं होता। मतलब अगर विलायक में विलेय डाला और विलेय डालते ही विलेय का या तो वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए तब ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे NaCl नमक जैसे ही पानी में डाला Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, तो ये नमक के लिए लागू नहीं होगा। या यूँ कह दें ये केवल और केवल विद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य मतलब जो अपघटित नहीं होते हैं, जो अपघटित नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, केवल उन्हीं के लिए लागू होता है। तो अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि यह नियम केवल विद्युत अनअपघट्यों के लिए ही लागू होता है।
विद्युत अपघट्यों के लिए नहीं, विद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं होता। मतलब जो पानी जो विलायक के अंदर टूट जाएं, जो ऐसे विलेय जो विलायक में टूट जाएं, ये उनके लिए लागू नहीं होता। थर्ड बात, अगर विलेय और विलायक की आपस में क्रिया हो जाए, रिएक्शन हो जाए, तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। तो मैं लिख दूं कि विलेय व विलायक के मध्य क्रिया होने पर भी यह लागू नहीं होता। तो ये 3 राउल्ट नियम की कमियां हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।